मैं अपने कमरे में घुटनों में सर रखे रो रही थी। तभी अम्मी कमरे में आईं और बोलीं, सिद बेटे तू अभी तक तैयार नहीं हुई। मैंने कहा था कोई ढंग के कपड़े पहन लो, देखो वो लोग आने वाले हैं। तो मैंने सर उठाया। मेरा पूरा मुंह आंसुओं से तर था। अम्मी मुझे देखते ही बोली, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें इतनी दफ़ा कहा है कि ऐसे मत रोया करो। मैं माँ हूँ तुम्हारी, मेरा दिल तड़प उठता है जब तुम्हें ऐसे रोते हुए देखती हूँ। अल्लाह बेहतर करेंगे। तभी मैं बोली, अम्मी आप ऐसा क्यों करती हैं? हर रोज़ क्यों किसी न किसी को घर पर बुला लेती हैं? आप जानती हैं हम गरीब हैं और उन्हें अमीर और मॉडर्न लड़कियां चाहिए। ये सब कुछ मेरे अंदर नहीं है। अब भी वह आएंगे और आप मुझे किसी गाय भैंस की तरह उनके आगे पेश करेंगी और वह इनकार करके चले जाएंगे। आपको पता है जब कोई भी रिश्ते वाला आता है वह चला जाता है तो मेरे दिल पर क्या गुजरती है। मैं अंदर से टूट के रह जाती हूँ। आपको इस चीज़ का ख्याल क्यों नहीं है? तभी अम्मी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा। मानसी बता रही थी कि बहुत अच्छे लोग हैं, तुम देखना इस दफ़ा तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती। मेरे बगैर आपका क्या होगा? तभी अम्मी बोली, तुम यह बात ना सोचा करो कि क्या होगा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अम्मी इतनी बात कहकर कमरे से बाहर निकल गई। तभी मुझे महसूस हुआ कोई मेरे आंसू साफ कर रहा है। न जाने क्यों मैं किसी का लम्स अपने मुंह पर महसूस कर रही थी। मैं इर्द गिर्द सर घुमाकर देखने लगी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। क्या यह मेरा वहम था? मैं जल्दी से हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई और वहीं एक सूट निकाला जो अम्मी ने खास तौर पर मेरे लिए बनवा कर रखा था। हर शादी पे, हर फंक्शन पे और जब भी कोई मेहमान मुझे देखने आता मैं वही सूट पहनती थी। तभी मुझे महसूस हुआ कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं एकदम से हड़बड़ा कर पीछे की तरफ मुड़ी तो यह देखकर हक्का बक्का रह गई, क्योंकि यह तो एक मेरा नाम सिरा है। मेरी उम्र 26 साल है और मैं 5 भाइयों की इकलौती बहन थी। एक वक्त था जब हम अपने घर में बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। पांचों भाइयों की लाडली बहन थी और पांचों से छोटी थी। इसी वजह से भाई मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरी हर ख्वाहिश मेरे मुंह से निकलने से पहले पूरी कर देते थे। लेकिन हमेशा से एक बात उन्होंने मुझे समझा दी थी कि हम जितना मर्जी लाड़ प्यार कर लें, लेकिन ना अपनी किसी कज़न से बात करनी है और ना किसी ना महरम से। इसीलिए मैं कोई भी मेहमान हमारे घर आ जाता, मैं उसके सामने नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होती थी। मुझे ऐसे लगता था कि अगर मैं इनके सामने जाऊंगी या तो भाई मुझे डांट या फिर यह लोग मुझे बातें करेंगे कि कितनी बेशर्म है। इसलिए मैं किसी के सामने ही नहीं जाती थी। सब कज़न आपस में एक दूसरे से बातचीत करते थे, लेकिन मैं किसी से कोई बात नहीं करती थी और हमेशा अपना दुपट्टा लपेटे रखती थी। जैसे ही बड़े भाई की शादी हुई हमारे घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। भाभी का मिजाज बिल्कुल हम लोगों से मुख्तलिफ था। उन्हें हमारी एक एक बात बुरी लगती। भाइयों का यूं मुझसे लाड़ प्यार करना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। देखते ही देखते उसने भाई के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा कर दी। भाई का कहना था कि शायद मैंने उनको उनकी बीवी के साथ खुश नहीं देखना चाहती। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं तो यही चाहती थी कि भाई और भाभी हमेशा खुश रहें। मैं सुबह ही कॉलेज चली जाती। जैसे ही वापस आती आकर अम्मा के साथ कामकाज करवाने लग जाती। भाभी तो कोई काम धंधा नहीं करती थी, लेकिन फिर भी आज तक कभी न माँ ने और न ही मैंने उन्हें कुछ कहा था। लेकिन फिर एक दिन अचानक से भाई ने अलग घर का मुतालबा किया। अब्बू तो चकी मेरे बचपन में ही वफात पा गए थे। अम्मी ने मेहनत मजदूरी करके भाइयों को पाला था और फिर भाई बड़े हुए तो वह कमाने लगे, जिससे हमारे घर के खराज जात बहुत अच्छे से पूरे हो रहे थे। मेरे पांचों भाई कोई ना कोई काम कर रहे थे, लेकिन बड़ी भाभी के आते ही घर का पूरा माहौल तब्दील होकर रह गया था। भाभी ने अलग घर का मुतालबा किया। माँ के पास इतने मसाइल नहीं थे। छत पर एक कमरा था। अम्मा ने भाई से कह दिया कि वहां रह लो। भाई बोले कि वहां मेरा गुजारा नहीं है। अब मैं एक बच्चे का बाप भी हूं, इस वजह से मुझे पैसे दें ताकि मैं अलग घर ले सकूं। अम्मा ने बहुत समझाने की कोशिश की,
जब वह ना माने तो अम्मा बोली कि मैं तुम्हें इतना पैसा कहाँ से दूं कि तुम घर खरीद सको। अभी तुम्हारी शादी की है, जो पैसे जमा थे वह सब लगा दिए हैं। अब ऐसे ना करो अपनी माँ के साथ। मैंने तुम्हें किस तरह से पाला है वह तुम सब लोग अच्छी तरह से जानते हो। अब तुम ऐसी चीजें क्यों मांग रहे हो जो देने की मेरे में हिम्मत नहीं है। तुम यहीं पर रहो, ऊपर रहो। भाई को तो न जाने क्या हो गया था। वह कहने लगे, नहीं मैं यहाँ नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरी बीवी यहाँ रहना नहीं चाहती। बस उन्हीं दिनों भाई नाराज होकर घर छोड़कर चले गए। उन्होंने शायद कोई रेंट पर घर ले लिया था। आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने अपना घर बना लिया, लेकिन हम सब घर वालों के साथ हमेशा के लिए ताल्लुकात खराब कर लिए थे। ऐसे ही माँ ने दूसरे भाई की शादी की। वह भाभी मेरी पहली भाभी को देखकर रश करती कि बड़े भाई और भाभी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन यह जॉइंट फैमिली सिस्टम में पिस रही है। इस वजह से वह अलग होना चाहती थी। दूसरे भाई ने भी ऐसे ही अम्मी से बात की और कहा कि मैं अलग होना चाहता हूँ। आपको पता तो है, जैसे बड़ा भाई अलग हो गया, अब उसे देखकर मेरी बीवी भी कहती है, मुझे तुम्हारे घर वालों के साथ नहीं रहना। आपके पास छोटे भाई है ना, वह आपका सहारा बनेंगे। और बीवियां कब किसी की सुनती हैं। माँ खामोश हो गई थी। माँ ने कुछ भी नहीं कहा। माँ जानती थी कि आगे का मुतालबा जो होगा वह मैं पूरा नहीं कर सकती। यह भी कहेगा कि पैसे दे या फिर घर बनाकर दे। वही बात हुई। भाई ने वही बात कर दी जिसका अम्मा को डर था। एक भाई को माँ ने अपने सोने की चैन दी थी, जो कि अब्बू ने अम्मी को गिफ्ट में दी थी। उन्होंने वो बेची और उनका सारा जेवर भी उनके पास ही था। हम नहीं जानते उन्होंने कैसे घर बनाया। लेकिन अब दूसरे भाई का यह मुतालबा सुनकर अम्मा बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। माँ के पास एक अंगूठी थी। अम्मा ने भाई से कहा, ये ले लो, और मेरे पास इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तभी वो बोले, भाई को तो सोने की चैन दी थी और मुझे सिर्फ एक अंगूठी, इससे क्या बनेगा। और मेरी बीवी के पास सेवर भी कम है, मुझे उसके बराबर चाहिए। लेकिन माँ उस वक्त बहुत मजबूर थी। वह भाई भी काफी दिन लड़ाई झगड़ा करते रहे और एक दिन आखिरकार अपनी बीवी को लेकर वहां से चले गए। इसी तरह मेरे पांचों भाइयों की शादी हो गई और उन सब का रद्दे अमल यही रहा। एक दिन मेरी माँ बिल्कुल अकेली रह गई थी। सब छोड़ के चले गए। मेरी माँ का छोटा सा घर शायद उनके रहने के काबिल नहीं था। अगर वह इकट्ठे रहते तो ना जाने कितना बड़ा घर बना लेते, लेकिन वह सभी अलग अलग हो गए। यह सब एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। कोई भी एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करता था। यहाँ तक कि कोई माँ को भी आके मिलता तक नहीं था। मेरी माँ सारा सारा दिन रोती, मुझसे यह देखा नहीं जाता था। मैं अम्मा से कहती कि आप क्यों रोती हैं? उनके लिए जब उन्हें परवाह नहीं है। दुख तो मुझे भी बहुत था। मैं भी अंदर से टूटक रह गई थी। और मेरे पांचों भाई जो मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे, अचानक से जैसे जैसे उनकी शादियां होती गईं, वह हमें छोड़कर जाते रहे। उन्हें इतना ख्याल नहीं आया कि हमारी जवान बहन है, हमारी माँ बूढ़ी हो गई है। पूरी उम्र उन्होंने हमारे लिए मेहनत की, तब कहीं जाकर हमें पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन अब जब उनको सहारे की ज़रूरत है तो हम सब छोड़कर चले गए। ऐसे में मैं अपनी माँ की ढाल बनी और बोली, अम्मा फिक्र मत करें, आपकी बेटी हमेशा आपके साथ रहेगी। माँ बोली, नहीं, बेटियों को कौन घर पर रखता है। ऐसे ना कहो बेटा, अगर मैं मर गई तो कल तुम्हें कौन पूछेगा। मैं जल्द से जल्द तुम्हारा रिश्ता देकर तुम्हारी शादी कर देना चाहती हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल भी शादी के लिए रजामंद नहीं थी। माँ लोगों के घरों में साफ सुथरा का काम करती, तब हमारे घर के खराजात पूरे हो रहे थे। मैंने पढ़ाई मुकम्मल तौर पर छोड़ दी थी, क्योंकि इतनी मेरी माँ की औकात नहीं थी कि वह मेरी पढ़ाई के खराजात भी पूरे कर सके। माँ की कमाई से हम दोनों माँ बेटी का पेट पल रहा था। हमारे लिए यही काफ़ी था। भाइयों ने उसके बाद कभी आकर हमारी ज़ात तक नहीं पूछी थी। यह भी नहीं पूछा कि आप लोग किस हालत में जी रहे हो। माँ की तबीयत अब खराब रहने लगी थी। माँ का दिल चाहता था कि वह मेरी शादी कर दे। बस इन्हीं फिक्र में माँ ने एक रिश्ते करवाने वाली मासी से मेरे रिश्ते की बात की कि कोई अच्छा घराना देखकर मेरी बेटी का रिश्ता करवा दो, क्योंकि मैं शादी करना चाहती हूँ।
मानसी रिश्ते वाली एक रिश्ते वाले को लेकर आई। उन्होंने मुझे देखते ही रिश्ते से इनकार कर दिया और बोले कि यह सीधी सादी सी लड़की है, इसे तो उठने बैठने का भी तरीका नहीं। और तुम्हें पता है ना, हमारा बेटा पूरी 10 जमात पास है और गाड़ियों का मैकेनिक है, और लड़की तो ऐसे दुपट्टा लपेटे हुए हैं जैसे बहुत नेक हो। अगर इतनी नेक होती तो सारे भाई भैया घर छोड़कर क्यों चले जाते। ना जाने उन्हें यह बात किसने बता दी थी कि मेरे भाई भाभियां अलग हैं। शायद रिश्ते वाली मानसी ने ही यह बात बताई थी कि मेरे पांचों भाई अलग रहते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को इतना बड़ा ताना बना दिया जैसे यह कोई अनोखी बात थी। उन्हें शायद अपने बेटे के लिए कोई मॉडर्न लड़की चाहिए थी, इसलिए मुझे इनकार करके चले गए। माँ उस दिन बहुत ज्यादा परेशान थी। हम लोगों ने बहुत ज्यादा खर्चा भी किया था, फिर ऐसा ही होता रहा। कोई भी रिश्ते के लिए आता, खाता, पीता और जाते वक्त यह कहकर इनकार कर जाता कि लड़की बहुत ज्यादा और शर्मीली है। हमें थोड़ी मॉडर्न लड़की चाहिए माँ। मेरे बारे में बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। अब तो मुझे इतनी ज्यादा टेंशन होने लगी। मेरा दिल चाहता कि मैं खुदकुशी कर लूं, लेकिन फिर माँ का सोचकर खामोश हो जाती कि नहीं, अगर मैं हराम मौत मर गई तो खुद भी जहन्नुम का ईंधन बनूंगी, और माँ इसका क्या होगा। अब तो मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी। जिंदा थी तो सिर्फ अपनी माँ के लिए। अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी। अम्मा का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब अम्मा काम पर भी नहीं जाती थी, इसलिए हमारे फाकी होने लगे। माँ की दवाई के लिए भी कोई पैसे नहीं थे। मेरा दिल चाहता था भाइयों के पास जाऊं और उनसे पूछूं, क्या माँ बाप ने इस दिन के लिए पैदा किया था कि इन्हें लावारिस छोड़ दो। एक माँ है, बाप तो पहले नहीं रहा। आप लोग इसे नहीं संभाल सकते। मैं लड़की साथ हूँ, मैं कहाँ जाऊँ माँ। मुझे बाहर नहीं निकलने देती थी, क्योंकि बाहर के हालात माँ को अच्छे नहीं लगते थे। माँ कहती थी कि अपनी इज्जत का मुहाफिज इंसान खुद होता है, लेकिन इस तरह पेट पर पत्थर बांध के भी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती थी। मैं तो जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रही थी। वह तो अल्लाह भला करे साथ वाली आंटी का। वह हम माँ बेटियों को भूखा देखकर कभी कभी खाना दे जाती थी, जो हम थोड़ा थोड़ा खाकर बाकी बचा लेती थी ताकि दूसरे दिन भी खा सके। लेकिन माँ की तबीयत देखते ही देखते खराब होती जा रही थी। एक दिन फिर भाई का फोन आया। भाई का नंबर मोबाइल पर देखकर मैं खुश हो गई थी कि शायद उनके दिल में रहम आ गया था, लेकिन ऐसा नहीं था। बड़े भाई ने फोन किया था। वह कह रहे थे कि उनके बेटे की सालगिरह है, अगर हो सके तो अम्मी को लेकर आ जाना। आओगे तो अच्छा लगेगा, नहीं आओगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बात से ही मेरी माँ खुश हो गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे उनकी बीमारी आधी हो गई हो। इतनी देर से बेटों से बात नहीं हुई थी। आज एक बेटे ने फोन किया तो माँ जिंदगी की तरफ लौट आई थी। तभी माँ मुझे कहने लगी, सिद्ध, जल्दी जल्दी से तैयार हो जा, आज तेरे भतीजे की सालगिरह है। कितना बड़ा हो गया होगा ना मुन्ना। 3 साल हो गए हैं गए हुए, वह सिर्फ 2 महीने का था, अब 3 साल का हो गया होगा। वह शुक्र है। मेरे बेटे ने फोन तो किया। देखा, मैं ना कहती थी कि इन्हें हमारी याद जरूर आएगी। देखो, जब भी खुशी का मौका आया है वह हमें भूले नहीं। ऐसे ही दूसरे भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। तू फिक्र ना कर, जल्दी से तैयार हो जा। माँ की यह खुशी देखकर मेरे अंदर से भी सारा गुस्सा खत्म हो गया था, और मैंने वही सूट पहना जो माँ ने मुझे आज से 4 साल पहले बड़े भाई की शादी पर लेकर दिया था। यही सूट मैं हर फंक्शन पर पहनती थी। आज भाई के घर सालगिरह जाना था, इसलिए मैंने यही अपना नया सूट निकाला था। ये एक वाहिद सूट था जो थोड़ा पहनने की हालत में था। बाकी तो सारे फटे पुराने थे, क्योंकि कई सालों से कोई सूट ही नहीं लिया था। पेट ही मुश्किल से पाल रही थी, कपड़े कहाँ से लेती। हम दोनों माँ बेटी भाई के घर चले गई। घर को काफी ज्यादा सजाया गया था। भाई का घर काफी खूबसूरत था। इससे पहले हम इस घर नहीं आए थे क्योंकि भाई ने मना किया था, लेकिन आज उन्होंने खुद बुलाया था, इसीलिए मैं और अम्मा खुशी खुशी उनके घर गए थे।
घर को यूं सजा हुआ देखकर हम दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो रहे थे। घर में काफी गहमागहमी का समा था। भाभी के सारे मैके वाले आए थे। मैं ऐसे में बिल्कुल भी आरामदेह महसूस नहीं कर रही थी। तो अम्मा ने मुझे कहा, अरे तू क्यों घबराती है? तेरा अपना घर है, तेरे भाई का घर है, कुछ नहीं होता। कपड़ों को किसने देखना है? घर वालों के कपड़े ऐसे ही होते हैं। जाकर भाभी के साथ मेहमानों की खातिर तवाज कर। लेकिन जैसे ही हम घर के अंदर दाखिल हुए, भाभी के सारे मैगे वाले हमारी तरफ मुतजैन से आई और बोली, अगर आना ही था, आए बगैर नहीं रह सकती थी, तो फिर कोई ढंग के कपड़े तो पहन आती। पता है मेरी सारी कजन्स वगैरह आई हुई हैं। क्या सोचें कि इसकी साथ और नन की ऐसी हालत है, ऐसा जैसे कोई मांगने वाली होती है। मैं ऐसी हालत में तो आप लोगों को फंक्शन में नहीं जाने दे सकती। जाओ तुम लोग वापस चले जाओ यहाँ से। तभी माँ बोली, अरे बेटी, क्या हो गया है? हमारा अपना ही तो घर है। तो भाभी ने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया, हाँ, आपका अपना घर है। पैसे लगाए हैं ना आपने। यह मेरे शौहर की खून पसीने की कमाई से बना है। ये सिर्फ मेरा घर है। आपका घर वही है जहाँ आप रह रही हैं। इसमें से कोई हिस्सा दिया है। हमें ना जाने भाभी ने हमें यहाँ जलील करने के लिए बुलवाया था। वह हमें अंदर भी नहीं जाने दे रही थी। भाई शायद किसी काम में मसरूफ थे। वह हमें इधर कहीं भी नजर नहीं आए थे। भाभी ने दरवाजे से ही हमें वापस कर दिया था। माँ बहुत ज़्यादा रो रही थी और मेरा दिल भी खून के आंसू रो रहा था। लेकिन मैं माँ को अपना रोना दिखाकर कमज़ोर नहीं करना चाहती थी। मैं माँ को तसल्ली दे रही थी कि माँ, इनकी तो आदत ही ऐसी है, नहीं जाने दिया, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी माँ बोली, तुम यहाँ इंतज़ार करो, अभी तुम्हारा भाई आएगा और हमें अंदर ले जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाई आया ही नहीं। भाई ने दोबारा कॉल तक नहीं की थी। हम काफ़ी देर दरवाजे के आगे खड़े रहे थे, लेकिन फिर किसी ने दरवाज़ा ही ना खोला। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। पहले तो हम रिक्शे से आए थे। जो पैसे थे वो किराए में चले गए थे। माँ ने यही सोचा था कि वापसी पर भाई खुद छोड़ जाए आगे। लेकिन इस वक्त हम कोई रिक्शा भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि हमारे पास एक पैसा भी नहीं था कि हम किराया देकर अपने घर तक पहुंच जाते। तभी तेज आंधी चलना शुरू हो गई। ऐसे में मैं माँ को मुश्किल से संभालती हुई आगे की तरफ जाने लगी। रास्ता काफी ज्यादा सुनसान था। माँ की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। वह बहुत ज्यादा गमज़दा थी। इस वजह से वह यह सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और बेहोश होकर गिर गई। मुझे इस वक्त बहुत ज्यादा डर महसूस हो रहा था। मैं माँ को कैसे संभालती? मैंने माँ को घसीटते हुए एक दरख्त का सहारा दिया और खुद रोने लगी। ऐसी अंधेरी तूफानी रात में कोई भी नहीं था जो हमें सहारा देता। मैं वहीं बैठकर ऊंची आवाज में रोने लगी। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी आकर मेरे करीब रुकी। उस गाड़ी में से एक नौजवान निकला था, जिसके चेहरे पर मास्क था। उसकी शक्ल तो मैं देख नहीं सकी थी, सिर्फ आंखें और पेशानी नजर आ रही थीं। मुझे यूं रोता हुआ देखकर बोला, क्या बात है मैडम, आप रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही हैं? और यह बूढ़ी औरत कौन है? तो मैंने कहा, यह मेरी माँ है। हम लोग अभी सालगिरह से वापस आ रहे थे कि माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई। मैं अंदर की बात उससे छुपा गई थी। अब ऐसी बातें हर किसी को तो बताई नहीं जाती। तभी वो नौजवान बोला, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप मेरे साथ सहारा देकर अपनी माँ को गाड़ी में बिठाए। मैं इन्हें अस्पताल लेकर चलता हूँ। नहीं नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि माँ ने अक्सर मुझे बताया था कि ऐसे लोग जवान लड़के कहीं से कहीं ले जाते हैं। तभी वह बोला, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझ पर एतबार कर सकती हैं, क्योंकि मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ और कोई गर्ज नहीं है। इस वक्त मुझे माँ की जान की पड़ी थी, इसलिए मैंने माँ को सहारा दिया। इसमें उस नौजवान ने मेरी हेल्प की और माँ को गाड़ी में लिटा कर अस्पताल ले गई। वो नौजवान माँ के इलाज के सारे ड्यूज काउंटर पर जमा करवा गया था। 2 दिन माँ अस्पताल रही। मैंने फ़ोन करके भाभी को यह बात बताई, लेकिन भाभी ने शायद भाई को यह बात बताई ही नहीं थी। दूसरे भाइयों को भी मैंने फ़ोन कर दिया था, लेकिन कोई भी माँ की जिम्मेदारी करने के लिए नहीं आया था। ना जाने वह इतनी सख्त दिल कैसे हो गई थी। माँ की जान जीने वाले भाई माँ को बिस्तरे मर्ग पर देखकर भी पूछने तक नहीं आए थे। लेकिन वह नेक इंसान जो भी था, उसने खुफिया तौर पर हमारी मदद की और हमें मालूम भी ना होने दिया था।
उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गया था। माँ की तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी। मैं माँ को लेकर घर आ गई। अम्मा को दोबारा से फिर मेरे रिश्ते की पड़ी हुई थी। वो चाहती थी कि वह अपनी ज़िंदगी में मेरी कहीं शादी कर दे, क्योंकि उनका कहना था ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। उस दिन भी भाभीयों की बातें याद करके वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो माँ ने मुझे बताया कि कुछ लोग तो तुम्हें देखने के लिए आ रही हैं, तुम अच्छा सा तैयार हो जाना। इस दफ़ा मुझे अल्लाह के घर की बहुत उम्मीद है।